डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम निर्णय प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में यानी भाग 1 में भी हमने निर्णय की परिभाषा, निर्णय के महत्व एवं निर्णय लेने की आवश्यकता क्यों होती है इस बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम निर्णय प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे, साथ ही निर्णयों के प्रकार एवं निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में भी पढ़ेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है बच्चों, आप सभी बहुत अधिक ध्यान से सुनिएगा। ग्रॉस एवं क्रेंडल के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं। पहला, निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करना। दूसरा, वैकल्पिक हलों को ढूंढना। तीसरा, विकल्पों के बारे में विचार करना। चौथा, उचित विकल्प का चयन करना। और पांचवा, निर्णय के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना। आइए इन सभी चरणों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। निर्णय प्रक्रिया के चरण। सबसे पहला चरण समस्या को परिभाषित करना अथवा समस्या को स्पष्ट करना। यदि हमें किसी भी उद्देश्य की पूर्ति करनी है या किसी भी समस्या का निवारण करना है तो हमें सबसे पहले यह ज्ञात होना चाहिए कि हमारी समस्या क्या है। हमें उस समस्या की पूरी जानकारी होनी चाहिए और यह पता होना चाहिए कि समस्या क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वह किस कारण उत्पन्न हुई और उसका क्या समाधान हो सकता है। एक ही उदाहरण को हम लेकर चलेंगे आगे तक। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारी समस्या है कि ऑफिस पहुंचने में रोज देर हो जाती है। दूसरा चरण है विभिन्न संभावित अथवा वैकल्पिक हलों को ढूंढना। जब हमें यह ज्ञात हो जाता है कि हमारी समस्या क्या है, तब हम समस्या को दूर करने के लिए जो विभिन्न उपाय होते हैं, विभिन्न हल होते हैं, उनकी खोज करते हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए अनेकों रास्ते होते हैं। उन सभी रास्तों को ढूंढना और उन सभी विकल्पों को ढूंढना निर्णय लेने का दूसरा चरण होता है। जैसे पहले चरण में हमारी समस्या थी कि ऑफिस पहुंचने में रोज देर होती है, तो उस समस्या के निवारण के लिए हमारे पास अनेकों रास्ते हैं। जैसे कि हम टैक्सी करके जा सकते हैं या फिर हम 2 पहिया अथवा 4 पहिया वाहन खरीद सकते हैं। विभिन्न विकल्पों के बारे में सोचना। जब हमें समस्या का पता चल गया और अनेकों विकल्पों को हमने खोज लिया, अब हर विकल्प के गुण और दोषों के बारे में सोचना, लाभ और हानियों के बारे में सोचना निर्णय लेने की प्रक्रिया का तृतीय चरण होता है। कोई भी समस्या है, उसके अनेकों समाधान होते हैं, अनेकों विकल्प होते हैं और हर विकल्प की अपनी कुछ लाभ होते हैं, अपनी कुछ हानियां होती हैं, अपने कुछ गुण होते हैं और अपने कुछ दोष होते हैं। हमें अपनी समस्या के लिए ऐसा समाधान ढूंढना है ताकि हमारी समस्या सॉल्व हो जाए और हमें उससे जो हानि होनी है या उसके जो दोष हैं वो कम से कम हों और अच्छाइयाँ अधिक से अधिक हों। गृहिणी का कर्तव्य है कि जब भी वह कोई निर्णय ले तो विकल्पों के लाभ और हानियों के बारे में गहनता से और विचार पूर्वक अध्ययन करे। परिवार की आवश्यकता एवं साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हमें विकल्पों के बारे में विचार करना पड़ता है। उदाहरण के लिए हमने देखा था कि हमारी समस्या है ऑफिस जाने में देरी होती है और उसके अनेकों विकल्प हैं कि हम 2 पहिया अथवा 4 पहिया वाहन ले सकते हैं अथवा टैक्सी के द्वारा जा सकते हैं। अब इन सभी विकल्पों के गुण और दोषों के बारे में हमें सोचना है। जैसे कि यदि हम 4 पहिया वाहन लेना चाहते हैं तो हमें यह सोचना होगा कि हमारे पास उतने साधन हैं या नहीं, उतना धन है या नहीं, कहीं 4 पहिया वाहन लेने के लिए हमें लोन तो नहीं लेना पड़ेगा या हम कर्ज में तो नहीं डूब सकते, या फिर इतना महंगा वाहन खरीदने पर हमारी कुछ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति क्या पता ना हो पाए, या फिर
हमारा 2 पहिया वाहन से ही आसानी से कार्य चल सकता है, कौन से वाहन की क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं, ये सभी हम निर्णय लेने के तीसरे चरण में सोचते हैं। उसके बाद चौथा चरण होता है उचित विकल्प का चयन करना। जब हमने सभी विकल्पों के गुण और दोषों के बारे में सोच लिया, लाभ और हानि के बारे में सोच लिया, तब हम उस एक विकल्प का चयन कर लेते हैं जिससे हमें लाभ अधिक हो और हानि कम हो। यह निर्णय प्रक्रिया का चौथा चरण होता है। उचित विकल्प का चयन करने हेतु हम समय, पूर्व अनुभव, प्रयोग, शोध, फैशन, साधनों की उपलब्धता, व्यक्ति विशेष की रुचि एवं अन्य बातों का भी ध्यान रखते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम 2 पहिया वाहन लेने का सोच रहे हैं या 4 पहिया वाहन लेने का सोच रहे हैं, तो हम यह भी सोचेंगे कि आज जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो आगे तक हमारे काम आएगी। यदि पूरे परिवार को भी कहीं जाना है तो हम 4 पहिया वाहन का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास उतने साधन उपलब्ध हैं या नहीं, या फिर फैशन किस चीज़ का चल रहा है, ये सभी चीज़ें उचित विकल्प का चयन करने में हमारे ऊपर, हमारे निर्णयों के ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो ये निर्णय लेने का हमारा चौथा चरण है जिसमें हम उचित विकल्प का चयन करते हैं। उदाहरण के लिए सभी गुण और दोषों को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कार खरीदनी है। निर्णय के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना, यह निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है जिसमें पूर्व में किए गए निर्णय प्रक्रिया के सभी चरणों से निकले परिणाम को हम उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार करते हैं एवं उसे योजना के रूप में परिवर्तित करने को तैयार होते हैं। माना हमने एक समस्या के बारे में सोचा, उसके समाधानों के बारे में सोचा, उसके गुण और दोषों के बारे में सोचा और साथ ही डिसाइड भी कर लिया कि हमें यह समाधान किस प्रकार करना है, परंतु उस उत्तरदायित्व को स्वीकार करना भी तो महत्वपूर्ण है। यदि हम उस उत्तरदायित्व को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो हमारा जो सारा मानसिक जो कार्य हमने किया और जितना समय उस कार्य को करने में लगा वह सभी बर्बाद हो जाएगा और समस्या हमारी वहीं की वहीं रह जाएगी। इसीलिए उदाहरण के लिए हमने कार खरीदने का मन बनाया, तो अब उस निर्णय को हमें स्वीकार करना है और हमें योजना बनानी है और उस योजना को कार्य में परिवर्तित करना है, जिसके लिए हम उत्तरदायित्व को स्वीकार करेंगे और आगे का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार निर्णय लेने के ये 5 चरण होते हैं जो कि गृह व्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। निर्णय के प्रकार, बच्चों, निर्णय लेने के प्रायः 2 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, व्यक्तिगत निर्णय किसी एक व्यक्ति के बारे में लिए गए निर्णय होते हैं। ये व्यक्ति विशेष का अपना निर्णय होता है और व्यक्तिगत हित के लिए होता है। व्यक्तिगत निर्णय भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो निर्णय जो अपनी समस्याओं के लिए व्यक्ति स्वयं लेता है और दूसरे वह निर्णय जो किसी एक व्यक्ति की समस्या को दूर करने के लिए परिवार के किसी अन्य सदस्य के द्वारा लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी लड़की को शादी में जाने के लिए सुंदर सी ड्रेस खरीदनी है, तो वह उसका व्यक्तिगत निर्णय है। अपनी रुचि के अनुसार, फैशन के अनुसार, अपने मन के अनुसार वह अपने लिए निर्णय ले सकती है। दूसरे प्रकार का निर्णय कि घर में छोटे बच्चे हैं और उनके भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए माता या पिता निर्णय लेते हैं कि उन्हें कौन से स्कूल में डालना है, उनके लिए पॉलिसी करनी है उनकी पढ़ाई के लिए या अन्य निर्णय। सामूहिक निर्णय वह निर्णय होते हैं जो परिवार के सदस्य परिवार की किसी समस्या को दूर करने के लिए आपस में मिलजुल कर लेते हैं। कुछ आवश्यकताएं हमारी व्यक्तिगत होती हैं, कुछ समस्याएं हमारी व्यक्तिगत होती हैं तथा कुछ पारिवारिक समस्याएं होती हैं या सामूहिक समस्याएं होती हैं। तो ये सभी
उन सामूहिक समस्याओं को दूर करने के लिए सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, जिनमें सभी सदस्यों की सहमति और संतुष्टि आवश्यक होती है। ऐसे निर्णय परिवार के सभी सदस्य आपस में वार्तालाप करके और सोच विचार कर लेते हैं। इसमें परिवार के सभी सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है, ताकि परिवार में एक शांति और खुशी का वातावरण बना रहे। उदाहरण के लिए, यदि नया घर खरीदना है तो परिवार के सभी सदस्यों को घर खरीदने से पहले दिखाया जाता है कि सभी को वह घर पसंद आ रहा है या नहीं, ताकि सभी की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं या नहीं, यह हम पहले ही जांच सकें। बच्चों, एक और बात, जो व्यक्तिगत निर्णय होते हैं वो उन्हें लेना आसान होता है, जबकि सामूहिक निर्णयों को लेना कठिन होता है। व्यक्तिगत निर्णय लेने में कम समय लगता है, जबकि सामूहिक निर्णय लेने में सामान्यतः अधिक समय लगता है। व्यक्तिगत निर्णय लेने में लड़ाई झगड़े, असंतुष्टि आदि की भावना कम होती है, जबकि सामूहिक निर्णयों में कभी कभी आपसी सहमति ना बन पाने के कारण यह परेशानियां होती हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के निर्णय हमें अपने जीवन में सोच विचार कर लेने पड़ते हैं। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व। निर्णय प्रक्रिया को अनेकों तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे कि निर्णय की प्रकृति, यानी कि जो हमें निर्णय लेना है वह किस प्रकार का निर्णय है, सामूहिक है या व्यक्तिगत है, बहुत ही जटिल है या बहुत ही सरल है। समय का प्रभाव। जब भी हम किसी भी चीज़ के लिए निर्णय लेते हैं तो समय का हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हम सभी कार्य समय के अनुसार करते हैं। निर्णयों का अंतर संबंध। हमारा एक निर्णय कभी कभी दूसरे निर्णय से संबंधित होता है, दूसरे निर्णय का पहले निर्णय पर प्रभाव पड़ता है। कभी कभी एक निर्णय की पूर्ति के लिए दूसरे निर्णयों को लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि हमने बच्चे को इंजीनियर बनाने का सोचा है तो उसके लिए हमें पॉलिसी लेनी पड़ेगी, या उसके लिए हमें अभी से ही बचत करने का निर्णय लेना पड़ेगा। परिवार की विशेषताएं। हमारा परिवार कैसा है, परिवार के सदस्यों के बीच संबंध कैसे हैं, एकांकी परिवार है या संयुक्त परिवार है, ये सभी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ज्ञान। निर्णय लेने वाले व्यक्ति को समस्या का कितना ज्ञान है एवं अन्य चीज़ों की भी कितनी जानकारी है, यह एक उचित निर्णय को प्रभावित करता है। पारिवारिक साधन। यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हम जब तक सही निर्णय नहीं ले सकते या निर्णय लेना हमारा तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हमें अपने पारिवारिक साधनों की जानकारी ना हो और उनकी उपलब्धता हमारे पास ना हो। मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर। इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। हमारे मूल्य, हमारे लक्ष्य और हमारा स्टैंडर्ड, ये सभी हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। संस्कृति। हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, ये सभी हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। निर्णय लेने वाले व्यक्ति की योग्यता एवं कुशलता, यह भी निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि निर्णय लेना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए सही निर्णय लेना अत्यधिक आवश्यक है। तो आशा करती हूँ आपको निर्णय लेना अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।